हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हो सभी? पढ़ाई कर रहे हो ना अपनी? प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ऑफर चैप्टर को कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हमने ऑफर के बारे में पहले तो पढ़ा था, ऑफर एंड व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड ऑफर। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था रिवोकेशन ऑफ ऑफर या टर्मिनेशन ऑफ एन ऑफर। एंड रिवोकेशन मीन्स टर्मिनेशन ऑफ एन ऑफर। एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम by the offerer but before acceptance, okay, and such revocation को हमें ऑफर ही तक पहुंचाना पड़ेगा, नहीं तो अगर वो एक्सेप्ट कर देगा तो उसके बाद रिवोकेशन नहीं हो पाएगा। इतना हम पढ़े थे। देन उसके बाद हम लोग रिवोकेशन के मोड्स पढ़े थे, जिसके अंदर हमने पढ़ा था रिवोकेशन बाय नोटिस पढ़ा था, रिवोकेशन बाय लैप्स ऑफ एन ऑफर पढ़ा था, रिवोकेशन बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन पढ़ा था, रिवोकेशन बाय काउंटर ऑफर, रिवोकेशन ड्यू टू डेथ और इंसैनिटी, एंड बच्चों रिवोकेशन ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस अकॉर्डिंग टू मोड प्रेस्क्राइब्ड, ओके। एंड हमने लास्ट में एक पॉइंट पढ़ा था रिवोकेशन ड्यू टू सब्सिक्वेंट इलीगलिटी। सो दीज आर द मोड्स विच कैन मेक अन ऑफर रिवोक, जो एक ऑफर को रिवोक कर सकते हैं, ओके बच्चों। सो रिवोकेशन पढ़े थे। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो कॉन्ट्रैक्ट का सेकेंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट हमारा बनता है एग्रीमेंट से, एग्रीमेंट के लिए बनता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो ये ऑफर खत्म हुआ। सो आवर आज का बच्चों जो टॉपिक है वो है एक्सेप्टेंस हुआ। तो एक्सेप्टेंस हम पढ़ने स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों एक्सेप्टेंस जो है, जैसे कि तुम लोग को मालूम है ऑफर के बारे में सेक्शन 2A में लिखा था। मैं सिंपली बता दे रहा हूँ, वेरी सिंपल टॉपिक है, तो इसलिए मुझे और इतना जैसे प्रीवियसली मैंने पढ़ाया था इसको हल्के से भी बताऊंगा, तुम समझ जाओगे। बस तुम समझने पे ध्यान दो, और ऐसा नहीं कि हमेशा मैं तुमको रटवाता रहूँ और तुम हर चीज़ को मेरे साथ रटते रहो, ये सही बात नहीं है। अपनी नॉलेज को भी और अपने आप को भी थोड़ा सा अपना खुद वर्कआउट भी करना चाहिए, खुद परिश्रम भी करना चाहिए। सो ओके, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, वैसे पढ़ा दूंगा, पर तुम लोगों को भी अपना कुछ योगदान देना चाहिए। सो बच्चों जैसे कि हम लोग पढ़े ऑफर के बारे में, ऑफर सेक्शन 2A में लिखा था, वैसे ही बच्चों एक्सेप्टेंस जो है सेक्शन 2B में लिखा हुआ है, ओके बच्चों। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B, इसका भी मीनिंग ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो वहाँ पे जो ऑफर के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन इंट्रोडक्शन दिए थे, यहाँ पे भी दे सकते हो, ओके। तो यहाँ पे मैंने जो भी लिखा है इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग मिला के, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बच्चों अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, बच्चों व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is given, जब उस इंसान को, एक इंसान को जिसको हम प्रपोजल देते हैं, signifies his assent, अपनी प्रतिक्रिया देता है पॉजिटिवली, then it is known as acceptance of the offer. When the person to whom proposal is given signifies his assent, अपनी प्रतिक्रिया देता है या देती है, then it is known as acceptance of the proposal। हो गया खत्म। when an offer, when the person to whom the proposal is given, जब एक इंसान को जिसको हम प्रपोजल देते हैं अपनी प्रतिक्रिया प्रकाश करते हैं एक्सेप्ट करने के लिए, then it is known as acceptance of the proposal। वैसे भी तुमको एक्सेप्टेंस का मतलब मालूम है पहले से, okay। when an offer is accepted by the another person in the same time for the same thing and in the same sense, that is known as acceptance। पर उस मीनिंग से पहले मैं इसको मेंशन करता हूँ। so when the person to whom the proposal is given signifies his assent, it is known as acceptance of the proposal। and बच्चों ये इंट्रोडक्शन में लिख देते हैं, and बच्चों सुनो, when an offer is accepted या when a proposal is accepted, इट इज नोन एज प्रॉमिस। ये क्या बन जाता है? अगर ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है इट इज नोन एज प्रॉमिस। और बच्चों एग्रीमेंट, प्रॉमिस बोलोगे या एग्रीमेंट बोलोगे। व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट इज नोन एज प्रॉमिस और एग्रीमेंट। एंड विदाउट एक्सेप्टेंस, बच्चों ऑफर तो हुआ, विदाउट एक्सेप्टेंस नो एग्रीमेंट कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस। बिना एक्सेप्टेंस के भी एग्रीमेंट नहीं बनेगा। And when such agreement is enforceable by law,
When such agreement fulfills all the essential elements under section 10, then such offer acceptance बन जाएगा and वो agreement जो बन जाएगा वो लास्ट में contract बन जाएगा। ध्यान से बच्चों, when an offer is accepted, it turns into agreement, and when such agreement is enforceable by law और फुलफिल्स करता है बच्चों सारी एसेंशियल एलिमेंट्स को एज पर सेक्शन 10, इट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। देखो घूम फिर के कॉन्ट्रैक्ट पे आ गए। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2b, द पर्सन टू होम प्रपोजल इज गिवन इफ सिग्निफाइज हिज असेंट, इट इज नोन एज एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। An accepted proposal is known as promise or an agreement. समझ में आया कि नहीं है? So when an offer is accepted, it is known as agreement, and when such agreement is enforceable by law, if it fulfills all the essential elements of section 10, then such agreement is known as contract, valid contract. Clear बच्चों? Then उसके बाद आते हैं हम लोग मीनिंग पे। An acceptance means when an offer is accepted, पहले पढ़े थे, by the another person at the same time, in the same sense and for the same thing, it is known as acceptance. For example बच्चों, A offered to sell his house worth ₹30 lakhs to B. B accepted the offer and agreed to pay ₹30 lakhs to A. So it is known as acceptance of the offer. It is called agreement. It is called contract. जो लोगों भी चलेगा, पर अभी हमें इतना कुछ नहीं बोलना, हमें बस बोलना है एक्सेप्टेंस क्या है, हमें ना एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोलना है। पर एक्सेप्टेंस अगर ठीक से हो रहा है, अपने आप वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ओके बच्चों, सो व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड फॉर द सेम एट द सेम टाइम इन द सेम सेंस फॉर द सेम थिंग, इट इज नोन एज एक्सेप्टेंस। क्लियर? ओके, नाउ बच्चों एक्सेप्टेंस जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, जैसे हमारा ऑफर था, वैसे बच्चों एक्सेप्टेंस कैन बी अन एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस और कैन बी अन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। सो आई डोंट थिंक मुझे आप लोगों को फिर से इनके बारे में बताना पड़ेगा। व्हेन an offer is accepted by words of mouth orally, that is known as express acceptance। वैसे अगर रिटन में होगा तो भी एक्सप्रेस होगा। When an offer is accepted by words of mouth or in a written form, that is known as express, दोनों ही एक्सप्रेस होगा। And when an offer is accepted by the conduct of the parties or the surrounding circumstances, then it is known as implied acceptance. A offered to sell his house worth ₹30 lakhs to B, and B agrees to purchase the house, that is known as express acceptance। अगर वो रिटन में दे या ओवर फोन पे या फेस टू फेस बात करे। एंड पर बच्चों रेजिंग हैंड टू स्टॉप दी बस, रेजिंग हैंड टू रास्ते पे जो खड़े होकर बस को रोकने के लिए बोलते हो, वो बस वाला क्यों रोकता है? क्योंकि उसको मालूम हो तो ये आदमी बोल रहा है कि मुझे वहां पे ले जाओ एंड आपका भाड़ा मैं दूंगा, किराया मैं दूंगा। तो हाथ रोक के वो बता रहा है कि मुझे ले जाना है एंड आपको मैं आपका किराया दूंगा, बिना वर्ड्स ऑफ माउथ या बिना रिटन के। समझ में आया कि नहीं? सो व्हेन रेजिंग हैंड टू स्टॉप द बस implies that you are ready to pay their usual fare, and stopping the bus means वो भी तुम्हारा अपना कंडक्ट दे रहे हैं, अपनी इम्प्लाइज दे रहे हैं, that they are also ready to take you to your डेस्टिनेशन, तुम्हारी डेस्टिनेशन पे, तुम्हारी मंजिल पे वो लेने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे ना एक्सप्रेस में बात हुआ, सॉरी मतलब यहाँ ओरल में नहीं हुआ, रिटन में नहीं हुआ, मतलब यहाँ एक्सप्रेस में बात नहीं हुआ, ओवरली एक्सप्रेस में नहीं हुआ। पर यहाँ पे रेजिंग हैंड टू स्टॉप द बस मीन्स वन हैंड तुम इम्प्लाई कर रहे हो कि तुम पेमेंट दोगे एंड दूसरी हैंड में वो बस रख रहा है, मतलब उसका मतलब वो तुमको तुम्हारी मंजिल पे पहुँचा देगा। दैट इज कॉल्ड इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। ओके बच्चों, एंड और एक चीज़ हम जान सकते, एग्जाम्पल तो हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, मीनिंग हो गया, देखो छोटा सा ही है, फिर से बोल दूंगा एक बार, पहले सुन लो। एंड सच एक्सेप्टेंस कैन बी मेड
बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज गिवन। जिसको हम ऑफर देते हैं सिर्फ एक्सेप्टेंस वही कर सकता है। एंड इन केस ऑफ जनरल ऑफर, अगर जनरल ऑफर होगा देन सच एक्सेप्टेंस कैन बी मेड बाय एनीवन। यूजुअली एक्सेप्टेंस बच्चों हम जिसको ऑफर देते हैं वही एक्सेप्ट कर सकता है। हाँ, दैट इज स्पेसिफिक ऑफर बच्चों। एंड अगर कोई भी ऑफर जनरल ऑफर होगा, किसी को भी दिया होगा, देन इन दैट केस में बच्चों एक्सेप्टेंस कोई भी कर सकता है। क्लियर समझ में आया बच्चों? एक्सेप्टेंस कोई भी कर सकता है। ओके, सो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, फिर से बोलता हूं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, फ्रॉम द बिगिनिंग से फिर से बोल रहा हूं। देखो मैं कैसे इतनी चीज़ें याद रखता हूँ। ये कहना तुम्हारा गलत होगा कि सर आप बहुत सालों से पढ़ा रहे हो। नहीं बच्चों, ये मेहनत होती है। मेहनत नहीं होगी तो होगी नहीं। बहुत सालों से पढ़ाने से भी इंसान एक या दो चीज़ों को पढ़ा पाएगा। 10 चीज़ों को 33 बुक्स पढ़ाता हूँ बच्चों। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, दिन रात बहुत ज़्यादा एकाग्रता देनी पड़ती है, अपने दिमाग को अच्छी चीज़ों पे लाना पड़ता है। हमें लाइफ से बहुत सारी बुरी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। हमें हमेशा सही चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है, गलत चीज़ों को दूर करना पड़ता है। ऐसा नहीं, अगर हमारा दिमाग हमेशा डाइवर्ट होता रहेगा, हम इधर उधर चीज़ों पे ध्यान रखेंगे, दोस्तों पे, यारी पे, इधर उधर जो भी चीज़ें हैं बच्चों, तुम लोग जानते हो, बड़े हो चुके हो, तो हम लोग अपना फोकस अपने कैरियर पे, अपने वर्तमान पे दे नहीं पाएंगे। एंड एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ है बच्चों, याद रखना। समझ में आया कि नहीं है? सो कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन्स के लिए भी बच्चों एजुकेटेड लोग ही ढूंढ रहे हैं। साइंटिस्ट वगैरह, डॉक्टर्स वगैरह सब एजुकेटेड लोग ही हैं। समझ में आया? तो शुरू से बोलता हूँ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, when the person to whom the proposal is given signifies his assent positively, then it is known as acceptance of the proposal. And it means when a proposal is accepted, it is known as agreement, promise. And when such agreement or promise is enforceable by law or fulfills all the essential elements of section 10, it is known as contract. Clear? This is introduction. So acceptance is the second most element of the contract. Okay, after offer. Now bachcho, what is the meaning? When a person to whom the offer is given signifies assent in the same time for the same thing and for the same price बोलो, समझ बस सेंस बोलो। When the person to whom proposal is given accepted the offer at the same time in the same sense for the same thing, that is known as acceptance. Okay, and when an offer is accepted it turns into agreement or contract बोल सकते हो। Such acceptance, example दे दोगे, A wants to sell his house, A offered to sell his house to B, हो गया, example दे दोगे। And such acceptance may be express acceptance, implied acceptance. If an acceptance is made by words of mouth or in written form, it is known as express acceptance. A write a letter to B to sell his house worth rupees 30 lakh. B accepted the B which informed A by writing a letter that he is willing to buy his house at the same price. Okay, then it is known as express. या अगर बोल के भी होता तो भी एक्सप्रेस होता। बट बच्चों, रेजिंग हैंड टू स्टॉप द बस, इट मीन्स इन वन हैंड यू आर रेडी टू पे द यूजुअल फेयर, एंड अगर वो बस रोक रहा है इसका मतलब ही ऑल्सो रेडी टू टेक यू एट योर डिजायर्ड प्लेस, योर डेस्टिनेशन। तुम जहाँ चाहते हो वो तुमको लेने के लिए तैयार है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस, एंड सच एक्सेप्टेंस कैन बी मेड बाय द ऑफरी एक्सेप्टर टू whom the proposal is given. And in case proposal is given to the whole world, अगर सारी दुनिया को दे रखा है, then in that case बच्चों acceptance can be made by anyone. कोई फर्क नहीं पड़ता कौन एक्सेप्ट कर रहा है, acceptance can be made by बच्चों anyone. समझ में आया? सो बच्चों, एक्सेप्टेंस का जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एसेंशियल एलिमेंट्स, बच्चों आज का क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्टेंस, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड एक्सेप्टेंस। जैसे ऑफर का एलिमेंट्स था, कॉन्ट्रैक्ट का था, वैसे ही बच्चों आज है एक्सेप्टेंस के लिए क्या क्या वैलिड पॉइंट होने चाहिए।
कब हम एक एक्सेप्टेंस को वैलिड एक्सेप्टेंस बोलेंगे अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2B। सो बच्चों इसमें फर्स्ट पॉइंट है, अगर पॉइंट पहले सुन लेते हैं उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों, नहीं तो पहले शुरू से ही बता देता हूं। तो बच्चों पहला जो पॉइंट है एक्सेप्टेंस का बच्चों, इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। मैं अगर तुमको एक ऑफर देता हूं, तुम उस ऑफर को पूरी तरह से ही एक्सेप्ट करोगे जो मैंने बोला है, एंड विदाउट मेकिंग एनी फर्दर कंडीशन, कोई कंडीशन तुम रख नहीं सकते। इट मस्ट बी एब्सोल्यूट, जैसे मैंने बोला है वैसे ही होना चाहिए, एंड अनकंडीशनल। सो इन ऑर्डर टू मेक ए वैलिड एक्सेप्टेंस, the acceptance must be absolute and free from any condition। एक एक्सेप्टेंस को वैलिड करने के लिए बच्चों एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट होना चाहिए एंड बच्चों फ्री फ्रॉम कंडीशन होना चाहिए। बिकॉज बच्चों कंडीशनल एक्सेप्टेंस जो होता है, बिकॉज कंडीशनल एक्सेप्टेंस डज नॉट, कंडीशनल एक्सेप्टेंस मतलब बच्चों काउंटर ऑफर, कंडीशन रख रही हो मतलब तुम मुझे ऑफर दे रहे हो, अभी मुझे उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दैट इज वाई बच्चों एन एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड फ्री फ्रॉम कंडीशन या अनकंडीशनल, एंड कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज डीम्ड टू बी, इसे बोला जाता है बच्चों काउंटर ऑफर। ओके, सो जैसे मैं बोलूंगा तुम उसको वैसे ही एक्सेप्ट करोगे, चेंज नहीं कर सकते। ए ऑफर टू सेल इज कार वर्थ ₹4 2 लाख and B agrees to purchase the car but ready to pay ₹1,80,000। मैंने 2 लाख बोला, उसने 1,80,000 बोला, तो बच्चों इट इज ए कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो रहा है, ये और एक ऑफर हो जा रहा है। इट इज नॉट ए वैलिड एक्सेप्टेंस, इसे एक्सेप्टेंस नहीं बोला जाएगा। तो यहाँ पे एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो वो ऑफर हो जाएगा, अब मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इट इज एब्सोल्यूट एंड फ्री फ्रॉम कंडीशन या अनकंडीशनल। सेकेंड पॉइंट बच्चों, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। तुमने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट किया है कि नहीं, ये बात तुम लोग मुझे बताओगे। क्लियर? इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर in order to make a valid acceptance, whether you actually agrees and ready to accept my proposal, you must communicate about this to me। तुम orally बोलो या रिटेन से बोलो या ऐसा कुछ मुझे एक्सेप्टेंस का संकेत दो जिससे मुझे मालूम पड़े कि तुमने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट किया है। अगर तुम साइलेंट रह जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, मुझे बताओगे भी नहीं, इन समझ में है कि नहीं, तो एक्सेप्टेंस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ए टेल्स बी टू सेल इज हो जी बाइक फॉर ₹30,000। ओके, कैसे बोला? थ्रू ए लेटर बोला। बी एक्सेप्टेड द ऑफर एंड राइट ए लेटर टू ए दैट ही इज रेडी टू बाय हिज बाइक, जो भी हो, बाइक हो, हाउस हो, कार, जो भी हो, बट राइट ए लेटर हुआ बट फेल्स टू डिपॉजिट इट इन द लेटर बॉक्स में डिपॉजिट करना, पोस्ट करना भूल गया। तो यहाँ पे बच्चों क्या, तुमने तो मुझे बताया नहीं कि तुम एक्सेप्ट कर रही हो, तुम चाहते हो, तो नहीं बताओगे तो इट इज नॉट ए वैलिड एक्सेप्टेंस। ओके बच्चों, सो फर्स्ट पॉइंट इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड फ्री फ्रॉम कंडीशन। सेकेंड पॉइंट बच्चों इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, जैसे ऑफरर अपने ऑफर के बारे में आपको बताता था, वैसे ही बच्चों ऑफरी भी, एक्सेप्टर भी अपने एक्सेप्टेंस के बारे में मुझे ऑफरर को बताएगा। थर्ड पॉइंट बच्चों इट मस्ट बी मेड विद इन ए रीजनेबल टाइम, स्पेसिफिक टाइम। जो टाइम मैंने आपको दिया होगा उसी टाइम के अंदर एक्सेप्टेंस होगा, तभी इसको वैलिड बोला जाएगा। एंड अगर टाइम नहीं मेंशन किया गया तो रीजनेबल टाइम के अंदर, जो भी एज पर द सिचुएशन के हिसाब से कहाँ पे कितना टाइम होना चाहिए। अगर सपोज तुम्हें कोई बोलता है हाँ भैया चाय दोगे, तो तुम बोलते हो हाँ चाय देंगे, तो वो चाय के लिए 10-15 मिनट वेट कराना है, यहाँ नहीं कि 1 घंटा वेट कराना है। ओके बच्चों, सो इट मस्ट बी मेड, अगर तुम्हारे होटल का न्यू रूल्स होगा 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स वेट होगा, पर इतना तो नहीं 2 घंटे। सो बच्चों an acceptance must be made within the time prescribed by the offerer। ऑफर ने जो टाइम दिया होगा ऑफरर ने, उसी टाइम के अंदर एक्सेप्टेंस होना चाहिए। एंड इन केस नो टाइम इज गिवन, अगर टाइम मेंशन नहीं होगा बच्चों, उस समय पे क्या होगा? इट मस्ट बी मेड विद इन ए रीजनेबल टाइम। वेरी सिंपल, यहाँ पे पॉइंट में आंसर हो जाएगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस पॉइंट्स इन प्रीवियस क्लासेस। हमने बहुत जगह पॉइंट्स को पढ़ लिया है। एंड बच्चों अगर बोलने चाहूँ मैं तुम लोगों को, अगर मैं बुक लिखता या मैं
लॉ अगर क्रिएटर मेकर होता तो पता नहीं लॉ मेकर ने तो सही किया होगा, गलत नहीं होगा, या बुक्स में सिलेबस में गलत होगा मे बी, या उनका क्या मोटिव होगा, आई डोंट नो। बट आई थिंक अगर मैं बुक लिख रहा होता, फ्रैंकली बोल रहा हूँ बच्चों, आई विल प्रेजेंट बिफोर यू फर्स्ट लॉ के बारे में कुछ बता देता, नॉट अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट, देन बच्चों ऑफर बताता, देन एक्सेप्टेंस बताता, देन एग्रीमेंट एंड देन कॉन्ट्रैक्ट पे आता। हम यहाँ कॉन्ट्रैक्ट आए, कॉन्ट्रैक्ट के बाद उसके अंदर पढ़ रहे हैं, समझ में? जैसे हम लोग पहले बच्चों जर्नल लेजर जाके आगे बढ़ते हैं ना पहले फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे, उसके बाद लेजर पढ़ेंगे, उसका जर्नल, ऐसे तो नहीं होता ना। तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बट एनीवे मैं तो तुमको समझा रहा हूँ, होप तुम समझ पा रहे हो। होप मतलब पूरा समझ पा रहे हो, ऐसा नहीं कि मक्खन लगा रहा हूँ तुम लोगों को। आई बिलीव इन माई एबिलिटी, और मैं जानता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। यू कैन प्रेजेंट माई वीडियो, किसी को भी दिखा सकते हो, कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, कोई भी आके बैठे मेरे सामने, मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा, एंड कोई गलती निकाल देगा तो मुझे बता देना, ओके बच्चों। बट तुम लोग अगर नहीं पढ़ोगे तो लॉस इज योर्स। सो ये एक्स्ट्रा बातें थी, बता दिया, पर समझो, पढ़ाई को ध्यान से सुनो। पहला पॉइंट था इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। सेकेंड पॉइंट था बच्चों इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। थर्ड पॉइंट था इट मस्ट बी मेड विद इन ए रीजनेबल टाइम। देन बच्चों नेक्स्ट पॉइंट इट मस्ट बी मेड अकॉर्डिंग टू मोड प्रेस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड और प्रेस्क्राइब्ड मोड। ये पॉइंट मैंने आपको बता चुका हूँ पहले। इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू मोड प्रेस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड और रीजनेबल मोड, प्रेस्क्राइब्ड मोड बोल सकते हो। सपोज मैंने एक ऑफर दिया है कि मेरी कंपनी में जॉब है, 100 पोस्ट है, आप लोग आके अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करो, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने सारे सर्टिफिकेट्स, अपनी फ़ोटो के साथ सारे डिटेल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट फॉर्म फिलअप करके मुझे बायोडाटा के साथ एक स्पीड पोस्ट पे भेजो। आप में से बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, स्पीड पोस्ट ना करके नॉर्मल लिफाफा के अंदर डाल के मुझे भेज दिया। मुझे लेटर तो मिल जाएगा, पर मैंने आप लोगों को बोला था मुझे स्पीड पोस्ट में भेजने के लिए, मैंने आपको बोला था मेरे को मेल करने के लिए, आप मुझे व्हाट्सअप करोगे, ऐसा नहीं होगा। अगर मैं आपको जो चीज़ बोलता हूँ, जहाँ पे लीगल चीज़ें होती हैं, वहाँ पे आपको मेरी बातों को मानना पड़ेगा। सो एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड अकॉर्डिंग टू मोड प्रेस्क्राइब्ड, जैसे बोला गया था आपको वैसा ही करना पड़ेगा, समझ में? सपोज मैं आप लोग एक मासन हो, राजमिस्त्री हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ, मैं आपको बोलूँगा मेरा घर ऐसा होना चाहिए, आप बोलोगे सर आप ऐसा टेढ़ा बना दोगे, एंड क्या मैं एक्सेप्ट करूँगा? मेरे को चाहिए था रूम इतना बड़ा, आप छोटा बना दोगे, मुझे छोटा चाहिए था आप बड़ा बना दोगे। तो मैंने आपको जो, हाँ मैं अगर चुप रह जाता हूँ तो अलग बात है, पर अगर मैं चाहूँ, मैं बोलूँ भाई मैंने आपको ऐसा बोला था, आपने ऐसा क्यों बनाया, क्यों मैं एक्सेप्ट करूँगा? सो आप जो एक्सेप्ट करोगे अकॉर्डिंग टू माई मोड, मैं जैसे आपको बोला था। सो इन केस वाइल गिविंग एन ऑफर, इफ देर इज एनी बच्चों मोड होगा, प्रेस्क्राइब्ड मोड होगा, दे इन दैट केस पे बच्चों एक्सेप्टेंस हैज टू बी मेड अकॉर्डिंग टू द मोड प्रेस्क्राइब्ड इन द मैनर जैसे वहाँ लिखा होगा, या रीजनेबल मोड अगर तुम कुछ चेंज करते हो तो वो चेंज हो सकता है, उसको भी ऑफरर एक्सेप्ट कर लेगा। ये नहीं कि तुम अपनी मर्जी से कुछ भी चेंज कर दोगे, वो चेंज को दुनिया एक्सेप्ट कर लेगी। ओके बच्चों, ए ऑफर टू सेल हिज हाउस वर्थ ₹5 लाख, हाँ, टू बी, एंड उसने बोला कि इन्फॉर्म मी बाय नेक्स्ट मंडे। सो बी उसको इन्फॉर्म बच्चों कब करेगा, नेक्स्ट मंडे तक ही करेगा। ये टाइम भी बोल सकते हो तुम, उसने भी टाइम या मोड दिया था मंडे तक बताना, एंड मुझे डायरेक्टली मुझसे कम्युनिकेट करना, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू मत बताना, आइदर फ़ोन या लेटर मुझे देना। एंड इफ़ ही एक्सेप्टेड दी ऑफर नॉट अकॉर्डिंग टू दी मोड प्रेस्क्राइब्ड, जैसे मैंने बोला है उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उसने किसी और थर्ड पार्टी के थ्रू भेजा, पर वहाँ तक मुझे और कोई आदमी मिल गया तो मैं उसको भेज दूंगा। फिर आप बोलोगे मैंने आपको बताया था, आपने मुझे डायरेक्ट तो नहीं बताया था, किसी और आदमी के थ्रू बताया था। अगर आपको रियली लेने का मर्जी था तो आप मुझे डायरेक्ट बताते, तो मुझे भरोसा कैसे होगा? मैंने ऑफर आपको दिया था, आपने एक थर्ड पार्टी को मेरे पास भेजा, मैं भी एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, मैंने आपको बोला था, आप मुझे डायरेक्टली कम्युनिकेट करना। ओके, सो एक्सेप्टेंस मस्ट बी वैलिड इफ इट इज मेड अकॉर्डिंग टू मोड प्रेस्क्राइब्ड और रीजनेबल मोड।
हुआ। देन बच्चों द एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर अबाउट द प्रपोजल। एक्सेप्टर को भी बच्चों प्रपोजल के बारे में मालूम होना चाहिए। जो तो फ्री कॉन्सेंट था, जब वाइल गिविंग एन ऑफर आई टेल माई फ्रेंड दैट आई हैव टू, सपोज बाइक है, एक होंडा है, एक हीरो है, आई इंटेंड टू सेल माई हीरो बाइक and he accepted the offer by taking it Honda bike. तो he is not properly aware about the proposal, वो proposal के बारे में अच्छे से नहीं जानता, it is not a valid acceptance. So acceptor, the offeree को acceptor ही बोलेंगे, must be aware about the proposal. समझ में आया कि इनसे acceptance follow करता है offer को, and if the acceptor is not exactly know about the offer, then it is not a valid acceptance. Okay, then बच्चों acceptance must be given before the offer is lapsed or withdrawn or revoked. आपको अगर acceptance देना है तो मेरे ऑफर का टाइम जाने से पहले, या ऑफर लैप्स होने से पहले, या मेरा ऑफर में उठा लूंगा या रिवोक हो जाएगा, उससे पहले एक्सेप्टेंस करना है। ये भी पॉइंट वैसे ही आ जा रहा है रीजनेबल मोड की तरह। बट बच्चों अगर इफ यू वांट टू मेक योर एक्सेप्टेंस वैलिड, यू मस्ट गिव योर एक्सेप्टेंस बिफोर द ऑफर इज रिवॉक्ड या लास्ट। मेरे ऑफर जो मैंने आपको दिया है उसका पीरियड जाने से पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सपोज मैं अभी अपने बच्चों को बोल रहा हूँ, बच्चों पढ़ो, कल भी मैंने मैसेज किया तुम्हारे फ्रेंड्स लोगों को पढ़ो, उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग नहीं चाहते या उनके अंदर जो भी सोच है बच्चों, तो मैंने उनको इन्फॉर्म किया अगर वो अभी नहीं पढ़ रहे बाद में पढ़ेंगे तो मैं जहाँ से पढ़ाऊँगा अभी से क्या वो समझ पाएंगे, उनको प्रीवियस क्लासेस लेना ही पड़ेगा। एंड दोज हु एक्चुअली सीरियस है अपने करियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, वो जरूर मेरी बात को मानेंगे। जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो क्या करें वो तुमको मालूम होगा ना। ओके बच्चों, सो इट मीन्स एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बिफोर द ऑफर इज लैप्स्ड और रिवोक्ड। मेरा ऑफर अगर लैप्स्ड हो गया, रिवोक हो गया, उसके बाद अगर एक्सेप्टेंस देते हो देन इट इज नॉट ए वैलिड एक्सेप्टेंस। ओके, सो एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द ऑफर इज लैप्स्ड। तो 5 पॉइंट, ये 6 पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट था बच्चों एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। सेकेंड पॉइंट बच्चों इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। थर्ड पॉइंट इट मस्ट बी made within a reasonable time. Fourth point, it must be according to prescribed mode by reasonable mode by usual mode. And fifth point हुआ the acceptor must aware about the proposal. अभी मैंने बोला it must be made before the offer is lapsed. ऑफर लैप्स होने से पहले या रिवोक होने से पहले एक्सेप्टेंस हो जाना चाहिए। नाउ बच्चों द लास्ट पॉइंट, एक्सेप्टेंस मस्ट नॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम साइलेंस। जैसे हमने ऑफर में भी बोला था ये पॉइंट, इट शुड नॉट कंटेन ए टर्म दैट नॉन कंप्लायंस ऑफ एन ऑफर वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। याद करो, वाइल गिविंग एन ऑफर नो वन कैन से दैट, ऐसा नहीं बोल सकते इफ यू डू नॉट रिप्लाई मी बाय नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट ट्यूसडे, within 2 days, then I will assume that you accept my offer. मैं सोच लूँगा कि आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट किया है। ऐसा नहीं हो सकता। वैसे बच्चों when the offeree remains silent, अगर ऑफरी चुप रह जाए and does not show anything, कुछ ऐसा नहीं दिखाएगी, कुछ ऐसा इशारा नहीं करेगी, कुछ भी नहीं बोलेगी, रिटन नहीं, ओरल नहीं, कंडक्ट नहीं, कुछ नहीं, then इसका मतलब एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। इसका मतलब एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। सो व्हेन द ऑफरी रिमेन साइलेंट एंड डज नॉट शो एनीथिंग दैट शी और ही एक्सेप्टेड द ऑफर, अगर कुछ भी नहीं दिखाता, कुछ भी नहीं दिखाती कि उसने मेरा ऑफर एक्सेप्ट किया है बच्चों, ही अगर साइलेंट रह जाती है, साइलेंस डज नॉट इम्प्लाई दैट यू एक्सेप्ट माई ऑफर। साइलेंस से ऐसे नहीं मालूम पड़ता कि आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट किया है। सो साइलेंस रहना, चुप रहना इज नॉट इम्प्लाई एनी कंडक्ट। ये एक्सप्रेस तो नहीं है, इम्प्लाइड भी नहीं है। सो in order to make a valid acceptance, the acceptor must do something, must say something, must write something, okay, about his acceptance. If he remains silent रह जाता है, then it doesn't mean it is a valid acceptance. इसको कभी valid acceptance नहीं बोला जाएगा।
Okay बच्चों, so these are the 7 points. In order to make a valid acceptance, all these 7 elements under section 2B must be fulfilled. In which first one is your, it must be absolute without any condition, नहीं तो ये काउंटर ऑफर हो जाएगा. सेकेंड पॉइंट बच्चों, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर. थर्ड पॉइंट बच्चों, इट मस्ट बी मेड अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्राइब्ड मोड, यूजुअल मोड, जो भी रीजनेबल मोड. फोर्थ पॉइंट बच्चों, इट मस्ट बी, और छोड़ दिया आगे पीछे चलेगा, इट मस्ट बी विद इन ए रीजनेबल टाइम. देन फिफ्थ पॉइंट, द एक्सेप्टर मस्ट अवेयर अबाउट द प्रपोजल. Sixth point, an acceptance must be given before the offer is lapsed, revoked. And बच्चों acceptance cannot be implied from silence. Acceptance कभी भी चुप रहने से नहीं मालूम पड़ता. So this is all about the fundamental topic of the contract. Offer, एक्सेप्टेंस. अब आप लोग बोलोगे सर एग्रीमेंट के बारे में. नहीं, एग्रीमेंट तो अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट में ही होता है. पर एग्रीमेंट में हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, एग्रीमेंट कहाँ पे एग्रीमेंट को हम तोड़ सकते हैं, कौन सी जगह पे एग्रीमेंट को सही एग्रीमेंट नहीं बोला जाता, पर थोड़ी 2-3 क्लास के बाद. सो दिस इज द फंडामेंटल चैप्टर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. दिस चैप्टर इज नॉट एंड नहीं हुआ बच्चों, कोई सोचना मत गलती से. इसमें लगभग मिनिमम शायद 13 क्वेश्चंस हैं. एंड हमने अभी तक यूनिट 1 का 4 क्वेश्चन पढ़ा है. एंड हमें और भी 9 क्वेश्चन पढ़ने हैं. सोच लो कितना बड़ा यूनिट है तुम्हारा. एंड जो तुम्हारे दोस्त घर पे सोए हुए हैं उनको कुछ समझ नहीं आ रहा. 13 क्वेश्चन है बच्चों. एंड आई एम अश्योरिंग यू बच्चों, मैं सारे क्वेश्चन पढ़ाऊंगा फ्रॉम बिगनिंग से लेके एंड तक. यानी क्वेंजर में बच्चों यहाँ का माहौल बता दूँ, क्वेंजर, मयूरभंज, बारीपदा, जहाँ भी नॉर्थ उड़ीसा में बच्चों टीचर्स लोग यहाँ पे आपको यूनिट 1 से 3-4 क्वेश्चन भी नहीं मैक्सिमम पढ़ाएंगे. 4 ही पढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे. जबकि 13 या 14 क्वेश्चन है. एंड शॉर्ट नोट्स तो अलग बात छोड़ दो. सोच लो बच्चों, हाउ सीरियस इज़ योर स्टडी. इट इज़ वेरी कंपल्सरी फॉर एवरीवन जो फ्यूचर में एंट्रांस या हायर स्टडी पढ़ना चाहते हैं. सो अच्छे से पढ़ो. इसका एग्ज़ाम नेक्स्ट क्लास में होगा. मैं आपको आज या कल बताऊंगा. कल होगा तो ठीक है, बता दूंगा थोड़ी देर में, नहीं तो नेक्स्ट क्लास के बाद होगा. ओके, तब तक अच्छे से पढ़ो. प्रीवियसली जितना पढ़ा उसको रिवाइज करो. पूरा कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक पार्ट खत्म हो गया. अबाउट द ऑफर, अबाउट द एक्सेप्टेंस, उनके एलिमेंट्स, ऑफर कैसे टूट जाता है, देन कॉन्ट्रैक्ट का एलिमेंट्स. ओके बच्चों, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट. टेक केयर, बाय. ओके.